Welcome, beta. Welcome to the part number 3, that is coming of socialism to Europe, and the chapter is second, 9th class history. चलिए बेटा, तो perhaps one of the most far-reaching vision of the how society would be structured was socialism. कैसे सोसाइटी सोशलिज्म की तरफ गई या कैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ. By mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of idea and attract widespread attention. तो हम बात करते हैं मिड 19th की बेटा. 1850 के आते आते बेटा ये वेल नोन आइडिया था और पूरे यूरोप को इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ. ठीक है, देखिए एग्जांपल दिया फर्स्ट नेक्स्ट पैरा में. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब इनकी व्यूज दिए बेटा, इनके फीचर्स दिए. तो सोशलिस्ट का पहला विचार क्या था? प्राइवेट प्रॉपर्टी का नहीं होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट थे वो. एंड सॉ इट इज अ रूट ऑफ सोशल किल. और जितने भी सोशल हम कह सकते हैं इल्स हैं, बुराइयां हैं, उनका कहीं ना कहीं रूट कॉज माना इसी के कारण होता है जो भी बुराई है. Of the time, why individual owned the property that gave employment, but the proprietor were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. तो सीधा सा है बेटा कि इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी. क्यों इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी है? राइट, जो काम करते हैं उनका कुछ नहीं है, सिर्फ पर्सनल गेन के लिए वो कहीं ना कहीं अपना पैसा लगाकर इनको शोषण करता है. सीधी सी बात का ये कहना है. ठीक है, और इसमें कहीं भी वेलफेयर की बात नहीं आती है, ओनली प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव की बात आती है. सो इफ सोसाइटी एज ए होल रेदर देन द सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी. इसलिए वो उनका एक विचार था कि सोसाइटी क्या होनी चाहिए? रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी. तो सोसाइटी रेदर देन होल पूरी इकट्ठी होनी चाहिए, इंडिविजुअल सिंगल के बाद बीच में प्रॉपर्टी नहीं बटी होनी चाहिए. मोर टेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट. सीधा सा है, अगर पूरी सोसाइटी एक होगी तो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट की तरफ फोकस होना चाहिए, ना किसी इंडिविजुअल बेनिफिट की बात करें. एंड सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेनिंग फॉर इट. और यही बदलाव बेटा सोशलिस्ट लाना चाहते थे कि कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट हो, सभी का एक साथ भला हो, सभी के भले का काम हो. और वो कब होगा? जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना हो, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो. तो इसका इन्होंने अपोज किया. चलिए अब इसे कुछ एग्जाम्पल दिए बेटा. हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट. बिना प्रॉपर्टी के कैसे ऑपरेट होगी? यानी कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, तो उसके बाद कैसे चलेगी सोसाइटी? देखिए इसके 2-3 एग्जांपल्स हैं बेटा यहाँ, जिनने आगे का इनका रास्ता क्लियर किया. फर्स्ट देखिए, और इसमें से बेटा देखिए एनटीएससी मेन क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूं, 3-4 का नेक्स्ट पेज तक काफी क्वेश्चन इसमें बनते हैं. चलिए नंबर 1, सम बिलीव द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव. सबसे पहला जो आइडिया है बेटा सोशलिस्ट के लिए वो था कोऑपरेटिव का. कोऑपरेटिव सेक्टर हम पढ़ते हैं इंडिया में भी. सभी लोग जो प्रोड्यूसर है वो मिलकर अपनी क्रॉप को क्या करते हैं? सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं. देखिए तो पहले पर्सन है रॉबर्ट ओवन. नोट कर लेना बेटा, 1771 to 1858 ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर सॉट टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी. तो इसने कोऑपरेटिव कम्युनिटी के बारे में सोचा और एक न्यू हार्मनी ऑफ इंडिया ना यूएस में जाके इसने एक कोऑपरेटिव सेक्टर बनाया, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई, जिसका नाम रखा न्यू हार्मनी. एनटीएससी में रॉबर्ट ओवन के साथ ये आता है और इसका विचार आता है बेटा. ठीक है, अदर सोर्सेज फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल. अब बहुत से सोर्सेज का मानना था कि बड़ी स्केल पे इसको क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है कोऑपरेटिव को, ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव. उसका कारण बता दिया कि एक अकेला आदमी पूरे देश में कोऑपरेटिव सेक्टर बिल्ट नहीं कर सकता. सो दे डिमांड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव. तो उनका सीधी डिमांड थी कि गवर्नमेंट अगर साथ देगी, गवर्नमेंट एनकरेज करेगी तो ये पॉसिबल है पूरे देश में कोऑपरेटिव लेके आना या सोशलिज्म लाना. अदरवाइज इंडिविजुअल इनिशिएटिव, इंडिविजुअल एफर्ट से ये पॉसिबल नहीं है. इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, इसी चीज की बात कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला को यूज किया बेटा फ्रांस में. लुइस ब्लैंक, नोट कर लेना बेटा, सेकंड पर्सन है. वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट. ओके, कैपिटलिस्ट मींस जो पूंजीवादी प्राइवेट प्रॉपर्टी को फेवर करते हैं. तो उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव को एनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट को और कैपिटलिस्ट को रिप्लेस कर देना चाहिए. राइट, एंड दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर. तो इनका वही विचार था कोऑपरेटिव का, जो हमारे इंडिया में भी हम मानते हैं कि एसोसिएशन ऑफ पीपल, पीपल एसोसिएट करे, उसको चलाएं, अपने गुड प्रोड्यूस करे, अपना जो भी वर्क, फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ भी है, खेती कुछ भी, वहां से अपने गुड्स को प्रोड्यूस करे एंड डिवाइड द प्रॉफिट. और जैसा जितना कितना घंटा किसने वर्क किया है उसके बेसिस पे प्रॉफिट आपस में डिवाइड कर लें. तो ये कोऑपरेटिव का बेटा इन दोनों ने आइडिया दिया. अब इसके बाद हम बात करते हैं जिसने सोशलिस्ट की बेटा विचारधारा को पूरी तरह बदल दिया, और हम कहते हैं सबसे मेन पर्सन है, 2 हैं, कार्ल मार्क्स और इनके फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंजल. प्लीज दोनों को नोट कर लेना. एडेड अदर आइडिया, इसने और आइडिया जोड़े बेटा इसमें टू इज दिस बॉडी ऑफ आर्गुमेंट.
मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। अब वो कह रहे हैं इंडिविजुअल सोसाइटी, एक एक आदमी ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रखी है, राइट। तो इंडिविजुअल सोसाइटी कैपिटलिस्ट वाली है, एंड कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल, इन्वेस्ट इन फैक्ट्रीज। और कैपिटलिस्ट ने क्या किया है, अपनी कैपिटल, अपना पैसा इन्वेस्ट किया फैक्ट्री में, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर। और उनके पैसे भी, जैसे 1 लाख लगाया किसी ने और वो 10 करोड़ों की कंपनी बन जाती बाद में बेटा 10-15 साल में काम करके, तो पैसा कमाया किसने, उनके प्रोड्यूसर्स ने, उनके वर्कर्स ने। तो प्रोडक्शन या उसका प्रॉफिट अर्न कौन करता है, वर्कर, बट थोड़ा सा कैपिटल लगाने वाला जो है वो सारा प्रॉफिट अपने पास रखता है। देखो, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्युमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो वर्कर्स की सुधार कब तक नहीं होगा, जब तक प्राइवेट कैपिटलिस्ट इस प्रॉफिट को अपने पास नहीं रखेंगे, ठीक है। जब तक वो इस प्रॉफिट को एक्युमुलेट करेंगे, अपने पास रखेंगे, वर्कर में शेयर नहीं करेंगे, तब तक बेटा वर्कर्स का इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। एंड वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट, और वर्कर्स को ही करना होगा, कैपिटलिस्ट खुद तो चल के करेंगे नहीं। अपना प्रॉफिट कौन शेयर करता है सारा, राइट, कोई नहीं करता। तो हम बात करते हैं यहाँ पे वर्कर्स का, माना गया कि वर्कर्स हैड ओवरथ्रो, तो इनको कैपिटलिस्ट को हटाने का काम भी वर्कर्स को ही करना होगा। एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रूल है उसको भी हटाना वर्कर्स को ही होगा, राइट। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और इसने मार्क्स ने ओपनली कहा कि आपको जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, यानी आपका शोषण कर रहे हैं, तो उस एक्सप्लॉयटेशन से अपने आपको खुद निकालना होगा। और इसके लिए उन्होंने जो तरीका दिया वो बड़ा खतरनाक था। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकल सोसाइटी, तो उन्होंने कहा रेडिकल सोशलिस्ट बनाना, सोसाइटी बनानी होगी, पर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल, जहां पे सारी प्रॉपर्टी समाज कंट्रोल करे, ना कि कोई इंडिविजुअल, एंड दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब इन्होंने जो ऊपर हमने पढ़ा था आइडिया कोऑपरेटिव का, उसको चेंज करते करते कम्युनिस्ट सोसाइटी टाइप की सोसाइटी बिल्ड करने की बात की, जिसमें सारा सोसाइटी अपने रिसोर्स की ओनर होगी, ठीक है। ही वॉज कन्विंस दैट वर्कर्स वुड ट्रम्प, अब यहां एक बड़ी खतरनाक लाइन है कि वर्कर्स की जीत होगी, वर्कर वुड ट्रम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। अगर इनमें झगड़ा होता है या लड़ाई होती है तो उसमें जीत किसकी होगी, क्योंकि वर्कर्स का नंबर ज्यादा है, ठीक है। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और ये भी कह डाला कि फ्यूचर की नेचुरल सोसाइटी सिर्फ कम्युनिस्ट होगी और कोई नहीं होगा। तो लोगों को बड़े सपने भी दिखाए इन्होंने। चलिए, तो इन दोनों की बात करते हैं बेटा, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल की। तो इनके ऊपर बुक्स का एक क्वेश्चन आता है। इन्होंने बुक लिखी बेटा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, लिख लेना प्लीज, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, और इसको साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा गया। ये 2 वन वर्ड यही नोट करना आप भी बुक में। चलते हैं आगे, चलते हैं। सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, अब सपोर्ट कैसे मिला सोशलिज्म को बेटा पूरे यूरोप में, उसके बारे में है, बहुत अच्छा है, इसमें भी काफी वन वर्ड है। By 1870, socialist ideas spread through the Europe to coordinate their efforts. Socialists formed an international body, namely the Second International. अब सोशलिस्ट ने एक बड़ी इंटरनेशनल बॉडी बनाई बेटा, सेकंड इंटरनेशनल, और ये 1889 से 1916 तक चली। बीच में इसका नाम भी बदल गया था, और ये प्रकार से हम कहते हैं सोशलिस्ट और लेबर पार्टीज के रूप में हर एक कंट्री में बनी भी बेटा, ठीक है। और फ्रांस में इसका काफी दबदबा भी रहा, ठीक है। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन आता है, फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहाँ की बनी बेटा, 1936 सोवियत में ही बनी थी, सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी। अब देखिए कुछ कंट्रीज के एग्जांपल दिए हैं। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगिन फॉर्मिंग एसोसिएशन, तो यहाँ सभी वर्कर्स ने एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी थी, जैसा कार्ल मार्क्स ने अप्लाई किया था कि आपको इकट्ठा होना होगा, अपनी सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी होगी। तो उन्हें एसोसिएशन बनाई, अपने ग्रुप बनाए, फाइट फॉर द बेटर लिविंग वर्किंग कंडीशन, उन्होंने अपनी डिमांड शुरू कर दी लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशंस की। दे सेट अप फंड्स टू द हेल्प मेंबर्स, और अपने पैसे उन्होंने इकट्ठे किए अच्छे अपने मेंबर्स की हेल्प करने के लिए। टाइम ऑफ डिस्टेंस एंड डिमांड ऑफ रिडक्शन ऑफ वर्किंग एंड आवर्स एंड राइट टू वोट, और इन सब की डिमांड, राइट टू वोट की बात करते हैं, इन सब चीजों की उन्होंने डिमांड रखी। इन जर्मनी, अब यहाँ देखिए बेटा ये वन वर्ड में बहुत बार आते हैं एनटीएससी, प्लीज नोट करना। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो यहाँ एसपीडी की फुल फॉर्म उल्टी है, ध्यान रखना, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी 1874 में बेटा फॉर्म हुई है जर्मनी में। एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और कुछ सीट वो जीत भी पाए, गवर्नमेंट नहीं बना पाए पर सीट कुछ जीती उन्होंने। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, ऐसे 1905 में बेटा लेबर पार्टी बनाई उन्होंने ब्रिटेन में। ये भी बेटा कभी गवर्नमेंट नहीं बना पाई, अपोजिशन में बैठी, थोड़ी बहुत सीट जीत के। सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, ऐसे ही सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में भी बनी। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर एक्सीड इन द फॉर्मिंग गवर्नमेंट, यही वही लाइन दी थी बेटा, 1914 तक किसी भी कंट्री में इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, तो वो लॉज को रिशेप तो करते थे
बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव, पर सरकार हमेशा कंजर्वेटिव ही चलाते रहे, ठीक है, एंड लिबरल एंड रेडिकल्स। तो कभी भी सोर्सेज को मौका नहीं मिला गवर्नमेंट आने का, वो अलग बात है, वो लेगिलेशन यानी जो लॉ वगैरह बनते हैं उनको कहीं ना कहीं शेप करने का काम करते थे, कुछ जीत जाते थे लोग, बट फिर भी जो गवर्नमेंट थी किसके पास थी, कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल्स, ठीक है। फिर बेटा आगे चलते हैं, एक यूएसआर की फुल फॉर्म है, प्लीज नोट कर लेना, बार बार आती है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, रिपीट कर रहा हूं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। 1922 1991 तक बेटा कंट्री था, 91 के बाद इसको कहते हैं कोल्ड वॉर के बाद इसके कई टुकड़े हो गए, ठीक है, 15 के आसपास कुछ कंट्रीज से सेपरेट हो गए। चलिए फिर एक क्वेश्चन यहाँ पिक्चर से बनता है, आपको यहाँ देखिए काफी बड़ा विरोध दिख रहा है, रिवोल्ट दिख रही है हथियारों के साथ, तो इसको देख लीजिए, नीचे फिगर दी इसके बारे में, पिक्चर के बारे में डिटेल दी है। दिस ए पेंटिंग ऑफ पेरिस कम्युनी, पेरिस कम्युनी 1871, पेरिस कम्युनी की फिगर है बेटा, एंड इट पोर्ट्रेट ए सीन फ्रॉम द पॉपुलर अपराइजिंग इन पेरिस बिटवीन मार्च एंड मई 1800। तो ये अपराइजिंग काफी बड़ा बेटा अपोज हुआ था इस पेरिस कम्युनी की बात करते बेटा, एक गवर्नमेंट थी, रेडिकल सोशल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी बेटा, 18 मार्च 1871 से 28 मई 1871 तक रही बेटा, छोटे टाइम के लिए, क्योंकि लोगों ने इसका अपोज कर दिया। दिस वॉज ए पीरियड व्हेन द टाउन काउंसिल कम्यून ऑफ पेरिस वॉज टेकन ओवर बाय ए पीपल्स गवर्नमेंट। तो इसको छीन के बेटा पीपल्स अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई, कंसिस्ट ऑफ वर्कर, ऑर्डिनरी पीपल एंड प्रोफेशनल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अदर्स। The uprising emerged against the background of growing discontent against the policies of French state, and the Paris Commune was ultimately crushed by government troops, but it was celebrated by socialists that would over as a reply to the socialist revolution, the Paris Commune। अब बेटा इसके जो वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं लास्ट लाइन में, प्लीज रिपीट कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रखे, नोट कर लेना। द पेरिस कम्युनी इज ऑल्सो पॉपुलरली रिमेंबर फॉर टू इंपॉर्टेंट, तो छोटी सी गवर्नमेंट रही बट ये दो चीजों के लिए जानी गई जिनको लोगों ने फॉलो भी किया। नंबर 1, टू इंपॉर्टेंट लेगेसी, दो बड़ी लेगेसी आई, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लेगेसी थी ऐसी। नंबर 1, फॉर इट एसोसिएशन विद द वर्कर्स रेड फ्लैग। अब वर्कर्स का रेड फ्लैग का एसोसिएशन काफी बड़ा फेमस हो गया। अब भी बेटा इंडिया में जो मार्क्सिज्म वगैरह है वो सभी रेड फ्लैग को बड़ी स्केल पे यूज करते हैं, तो रेड फ्लैग यहां से निकल के आया बेटा, इसको नोट करना प्लीज। और दूसरा हम बात करते हैं, दैट वाज द फ्लैग अडॉप्टेड बाय द कम्युनिस्ट कॉमर्ड, और इसके बाद कॉमरेड्स ने भी फ्लैग को अडेप्ट किया रेवोल्यूशन को पेरिस में। सेकंड है मर्सिलेस, ठीक है, हमने पढ़ा भी है बेटा फ्रांस में। मर्सिल ओरिजिनली रिटन बाय एज ए वॉर सॉन्ग, इसको वॉर सॉन्ग के रूप में रिटन लिखा गया बेटा 1792 में। इट बिकम सिंबल ऑफ कम्युनी, कम्युनी का भी ये सिंबल बन गया, एंड ऑफ द स्ट्रगल फॉर लिबर्टी, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी इस सॉन्ग को काफी पॉपुलरिटी मिली। तो एक रेड फ्लैग और दूसरा बात करते थे मर्सिलेस द सॉन्ग इन फ्रांस। ओके, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट, सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा बुक का आपका 4th पार्ट में। थैंक यू।